क्या आपको वह समय याद है जब विनाइल का राज था और एब्बा उस दौर के संगीत का प्रतीक थी? स्वीडन से उठी आवाजें पूरी दुनिया में गूंज उठीं और फिर एक सन्नाटा छा गया। लेकिन जब स्पॉटलाइट बुझ गई तो एब्बा के साथ क्या हुआ? हम इस कहानी को उजागर करने के लिए यहाँ हैं। शानदार पलों से लेकर पर्दे के पीछे तक, चुनौतियों से लेकर गौरव के दिनों तक, यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित बैंडों में से एक की रोमांचक यात्रा है। यह है एब्बा की सच्ची कहानी, जिसमें वे विवरण भी शामिल हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। इन सभी सवालों के जवाब 4 साल से भी अधिक पहले शुरू होते हैं। स्वीडन ने एक ऐसे संगीत समूह एब्बा के जन्म का गवाह बना जो आगे चलकर वैश्विक प्रतीक बन गया। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने वाला क्षण था 1974 के यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट में वाटरलू के साथ उनकी जीत। यही से शुरुआत हुई और पीढ़ियों तक लोगों को प्रभावित करने वाले हिट गानों की एक श्रृंखला के साथ एब्बा ने बीटल्स और क्वीन के बाद संगीत इतिहास में तीसरे सबसे सफल समूह के रूप में अपनी जगह बना ली। घोंघा, मैं कैसे खुद को रोक सकता हूँ? मामा मियाँ फिर से वही गलती कर बैठा। दुनिया भर में उन्होंने करोड़ों रिकॉर्ड बेचे, लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बावजूद एब्बा को आंतरिक मतभेदों, व्यक्तिगत टकरावों और अफेयर के कारण समूह के भीतर संबंधों में आई गिरावट का सामना करना पड़ा और अंततः वे बिखर गए। एक बार फिर उस घोटाले का असर बहुत व्यापक था और 40 साल पहले यह सार्वजनिक रूप से सामने आ गया था। 1966 में अब्बा के गठन से पहले 19 वर्षीय बेनी एंडरसन पहले ही स्वीडन के बीटल्स कहे जाने वाले हेपस्टार्स में कीबोर्ड की अपनी प्रतिभा दिखा चुके थे। एक समर इवेंट में बेनी की मुलाकात फोक संगीत में विशेष रूप से माहिर ग्रुप हूटनैनी सिंगर्स के सदस्य 21 वर्षीय ब्योर्न से हुई। उन्होंने साथ में गाने लिखना शुरू किया और हेपस्टार्स द्वारा प्रस्तुत इज़न्ट इट इजी टू से जैसे गीतों की रचना की। यह दृढ़ साझेदारी कई वर्षों तक चली और ब्योर्न और बेनी का संगीत संबंध और भी गहरा होता गया। उन्होंने विभिन्न कलाकारों के लिए गाने लिखना शुरू कर दिया। इस यात्रा के दौरान वे अपनी भावी जीवन साथी और एब्बा की बाकी 2 आवाजें एग्नेथा और एनीफ्रिड से मिले और इस तरह संगीत इतिहास के सबसे प्रसिद्ध चौखड़ी में से एक को पूरा किया। वैश्विक सफलता हासिल करने से पहले एग्नेथा फाल्टस्कोग स्वीडन में एक होनहार गीतकार और गायिका के रूप में पहले ही ध्यान आकर्षित कर चुकी थीं। वह न केवल गाने लिखती थीं, बल्कि उनके पास अपने देश में 8,80,000 प्रतियां बिकने वाला हिट गाना भी था। उन्होंने स्वीडन के एक फेस्टिवल में हिस्सा लिया और यूरोविजन में भाग लेने का प्रयास किया, लेकिन वे फाइनल तक नहीं पहुंच सकीं। फिर भी उन्होंने सफलता हासिल की और स्वीडन की पॉप स्टार बनने की राह पर आगे बढ़ती रहीं। एग्नेथा की यात्रा और भी रोमांचक होती चली गई। शो के मंच के पीछे ब्योर्न उल्वायस से मुलाकात के साथ ही उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई और 1971 में दोनों ने शादी कर ली। ब्योर्न ने 2013 की बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में याद किया कि जब उन्होंने पहली बार एग्नेथा को सुना था तो वे कितने प्रभावित हुए थे और यह जानकर हैरान रह गए थे कि वह एक संगीतकार भी हैं। उस समय यह एक दुर्लभ बात थी। इसी तरह अब्बा की कहानी शुरू हुई, जो सफलता की ऊंचाइयों से लेकर चुनौतियों की गहराइयों तक कई मोड़ लेती है। एक युवा महिला गायिका के रूप में यह असामान्य था कि उन्होंने अपनी निजी जिंदगी साझा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकने का सपना साझा किया। यह सपना यूरोविजन द्वारा दी गई संभावनाओं से और भी प्रज्वलित हुआ और 1959 से वे अपनी खुद की रचनाओं के साथ इसमें भाग लेने लगे। चिकिटिटा, तुम और मैं जानते हैं। हेले हॉर्नी। इसी महोत्सव में बेनी एंडरसन को एनिफ फ्रिटलिंग स्टैड से प्यार हो गया। वह पहले से ही अपने एकल करियर का आनंद ले रही थीं और फ्रीडा की कहानी चुनौतियों को पार करने की एक गाथा है। 1945 में जर्मन कब्जे वाले नॉर्वे में जन्मी वह युद्ध के दौरान अपनी मां और एक जर्मन सैनिक के निषिद्ध प्रेम का परिणाम थीं।
शैशवावस्था में ही उन्हें स्वीडन लाया गया और मां की असमय मृत्यु के बाद उनकी परवरिश दादी ने की। शुरुआत में वे अनौपचारिक रूप से सहयोग करते थे, कभी रचना में तो कभी एकल प्रोजेक्ट्स के लिए वोकल्स या प्रोडक्शन का जिम्मा संभालते थे। 1970 में एक कैबरे शो का विचार आया, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। संगीत में धैर्य रखते हुए 1972 में उन्होंने पीपल नीड लव रिकॉर्ड किया और स्वीडन में पहचान हासिल की। पीपल नीड लव ने 1973 के मेलोडी फेस्टिवल में तीसरा स्थान प्राप्त किया, जिससे स्वीडन में उनकी सफलता और भी मजबूत हो गई। इसके बाद उन्होंने अपने प्रत्येक सदस्य के नाम के पहले अक्षर को मिलाकर एब्बा नाम अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बड़ी सफलता 1974 के यूरोविजन में वाटरलू में ऐतिहासिक जीत के साथ आई। इसने न केवल स्वीडन को फेस्टिवल के नक्शे पर ला दिया, बल्कि बैंड के लिए भी एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दिया। 1970 के दशक के अपने चरम पर स्वीडन का संगीत राजनीति से प्रभावित था, लेकिन एब्बा ने एक अलग रास्ता चुना और ऐसे गाने बनाने का लक्ष्य रखा जिन्हें लोग आनंद ले सकें। उस समय के राजनीतिक मुद्दों में शामिल न होने के लिए उनकी आलोचना भी हुई, लेकिन समूह ने दर्शकों का मनोरंजन करने वाली धुनें बनाने पर ही ध्यान केंद्रित किया। मुझे दे दो यार। पागल रात एक सुन काटने मदद। तुम नहीं हो सकते। आलोचकों की राय का ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि प्रशंसक एब्बा के संगीत से लगातार अधिक आकर्षित होते गए और भले ही रेडियो स्टेशन उनके गाने बार बार न बजाएं, लोग घर पर सुनने के लिए उनके रिकॉर्ड खरीदते रहे। इससे समूह की बिक्री में वृद्धि हुई। सबसे बड़ा पल वाटरलू के साथ आया, जो पूरे यूरोप में सफल रहा और अमेरिकी चार्ट्स में भी जगह बनाई। यूरोविजन में जीत के बाद कई लोगों ने सोचा कि एब्बा की सफलता बस एक क्षणिक उपलब्धि बनकर रह जाएगी। हालांकि उन्होंने जल्दी ही इसे गलत साबित कर दिया और ग्रेटेस्ट हिट्स एल्बम तथा एब्बा नामक एक और एल्बम जारी करके अपनी सफलता को सिद्ध किया। इस एल्बम में आई डू और मम्मा मिया जैसी प्रसिद्ध गाने शामिल हैं। 1975 में ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों में ये गाने हिट हो गए और इसके बाद फर्नांडो और डांसिंग क्वीन जैसे बड़े हिट गानों का सिलसिला जारी रहा। खासकर डांसिंग क्वीन ने अमेरिका में शीर्ष स्थान हासिल किया, जिससे ग्रुप को विभिन्न भाषाओं में गाने रिकॉर्ड करने की प्रेरणा मिली और उनकी संगीत पूरी दुनिया में सुनी जाने लगी। ठंडी जंग के दौरान भी एब्बा की फिल्म अबा द मूवी ने ऑस्ट्रेलिया टूर को दर्ज किया और दिसंबर 1977 में यह सोवियत संघ में भी प्रदर्शित की गई थी। फिल्म के साथ ही एल्बम अबा दो एल्बम भी रिलीज किया गया, जिसमें द नेम ऑफ द गेम और टेक अ चांस ऑन मी जैसी हिट गाने शामिल थे। और इसके अलावा समर नाइट सिटी और चिकिटिटा जैसे गाने भी 1979 के एल्बम वोलेवू से पहले रिलीज किए गए थे। हालांकि उसी साल एक दुखद खबर भी आई। ब्योर्न और एग्नेता का तलाक हो गया, जिससे यह दिखा कि संगीत सितारे भी चुनौतीपूर्ण समय का सामना करते हैं। 1972 से 1982 तक की सफलता के वर्षों में अब्बा को भी कठिन समय का सामना करना पड़ा। सदस्यों के बीच तलाक ने उस छवि को हिला दिया जिसमें उन्हें आदर्श जोड़े के रूप में प्रस्तुत किया गया था। एग्नेता और ब्योर्न ने 1971 में शादी की थी। उनके 2 बच्चे हुए और उन्होंने एब्बा की सफलता की खुशियां साझा की। लेकिन साल भर के दौरों का तनाव उनके वैवाहिक जीवन पर भारी पड़ने लगा। एग्नेता अपने बच्चों को बहुत याद करने लगी और उन्हें भीड़, शोर, बड़े स्थानों और हवाई जहाज से डर लगने लगा। पति के प्रेम संबंधों की अफवाहें भी मीडिया में आईं, जिससे तरह तरह की रोमांस की अटकलें फैल गईं। यह दबाव आखिरकार 1929 में दंपति के अलगाव का कारण बना। इसके बाद एग्नेता को तलाक के दर्द और एक सोलो कलाकार के रूप में चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने उस समय काफी चर्चा में रही थेरेपी का भी सहारा लिया।
तलाक के बाद ब्योरन ने तुरंत एक और महिला से संबंध बना लिया और कुछ हफ्तों बाद कीता स्वीडन की प्रस्तुतकर्ता लेनिया के साथ रिश्ते में आ गए, जिससे वह कुछ साल बाद शादी कर बैठे। एग्नेता ने अपने दिल के दर्द को जाहिर किया, बताया कि तलाक ने उन पर क्या असर डाला और ब्योरन के इतनी जल्दी आगे बढ़ने से उन्हें कैसा महसूस हुआ। उन्होंने आगे बढ़ने की अपनी भावनाओं और इस अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने आगे बढ़ने के बारे में अपनी भावनाओं को साझा किया। इस दौर की तीव्र भावनाएं एबिबा के संगीत में भी झलकने लगीं, जिससे उनके गानों में और भी गहराई और उदासी का रंग आ गया। उदाहरण के लिए द विनर टेक्स इट ऑल में ऐसे बोल हैं जिनके कारण प्रशंसकों के बीच यह सवाल उठा कि क्या ब्योर्न ने एग्नेथा से यह गाना गवाकर, जिसमें पूछा गया है कि क्या वह अब भी पहले की तरह चूमती है, कुछ हद तक निर्दयता नहीं दिखाई। इस कहानी को शुरू से देख रहे आप सभी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि ब्योर्न का एग्नेथा से यह गाना गवाना निर्दयी था? कृपया अपनी राय कमेंट में बताएं। फरवरी 1981 में एब्बा की परफेक्ट कपल की छवि टूटने लगी और बेनी और फ्रीडा ने अपने अलग होने की घोषणा कर दी। वे दोनों 60 के दशक के अंत से साथ थे और साथ में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने 1978 में शादी की थी और 3 साल बाद तलाक ले लिया। इसके बाद बेनी ने एक टेलीविजन प्रोड्यूसर से शादी कर ली, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि यही शादी उनके पिछले तलाक का कारण बनी। 1981 में स्वीडन के अखबार एक्सप्रेसन से बात करते हुए बेनी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि दूसरे लोग इस स्थिति से कैसे निपटते हैं, लेकिन फ्रीडा और मैं दोस्त हैं और एब्बा में बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी शादी खत्म हो जाने के बावजूद हम अच्छी दोस्ती बनाए हुए हैं। 1969 के उत्तरार्ध में एब्बा ने गिम्मी 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 की रिलीज के साथ एक बार फिर सभी को नचाया और 2021 में प्रशंसकों की खुशी के बीच नया एल्बम वॉयस जारी कर 40 साल की चुप्पी तोड़ी। 2022 में लंबे समय से प्रतीक्षित उनकी वापसी एक अप्रत्याशित रूप में साकार हुई। उन्होंने लंदन में डिजिटल अवतारों के माध्यम से मंच पर प्रस्तुति दी। 1970 के दशक के एब्बा की आत्मा को समेटे हुए चमकदार पोशाकों और केवल उनके पास मौजूद ऊर्जा के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सदस्यों में से एक ब्योर्न ने एक साक्षात्कार में कहा, हमने इस अवतार में बहुत सारी भावनाएं और मेहनत डाली हैं। इसके माध्यम से हम अपनी प्रस्तुतियां जारी रखेंगे। अब्बा एक परिवार जैसा है और झगड़े या मतभेद होने के बावजूद उन्होंने एक दूसरे की कद्र करना कभी नहीं छोड़ा। भले ही वे अलग हो गए हों, लेकिन साथ मिलकर बनाई गई उनकी संगीत आज भी लोगों को आकर्षित करती रहती है। वाटरलू से लेकर डांसिंग क्वीन तक हर गीत हमें नाचने पर मजबूर करता है और नई रचना वॉयस जैसी धुनों के साथ भी वे हमें उनके साथ इस यात्रा को जारी रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। आज जो ABBA के अवतार हम देख रहे हैं, वे नवीनतम तकनीक का उपयोग करके बनाए गए हैं और ऐसा लगता है जैसे हम पुराने दोस्तों से फिर मिल रहे हों। वे बिल्कुल भी बदले नहीं हैं। इस तरह ABBA हमारे साथ बना रहता है, हमेशा वर्तमान में और हमेशा प्रासंगिक रहते हुए हमारे सबसे बेहतरीन यादों का हिस्सा बना रहता है। वे यह साबित करते हैं कि अच्छी संगीत और सच्चे सितारे कभी गायब नहीं होते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये चैनल पूरी ताकत के साथ वापस आ गया है और आपको संगीत की सबसे अविस्मरणीय कहानियां सुनाएगा। अगले वीडियो में आप कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे हमें बताएं। जल्द फिर मिलेंगे।